Hello students, I am your social science teacher Prachi Maheshwari. Today we explain about chapter number 7, external forces responsible for changes. Beta, the shape of the land is not always same, but it keeps on changing. पृथ्वी का धरातल स्वरूप सदैव एक जैसा नहीं है. Some forces work in changing the shape. These forces are two types. First is the internal forces and second is the external forces. इंटरनल फोर्सेस वो हैं फ्रॉम सम ऑफ न्यू लैंडफॉर्म जो बनाते हैं, वाइल एक्सटर्नल फोर्सेस वर्क इन ए चेंजिंग द शेप, इन लैंडफॉर्म को चेंज कर देते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. फर्स्ट इज दोज विच वीकन द रॉक्स एट इट्स प्लेस टू ब्रेक देम, जो चट्टानों को अपनी ही स्थान पर कमजोर कर तोड़फोड़ करता है. एंड सेकेंड विच शिफ्ट दिस पीसेस ऑफ रॉक्स फ्रॉम देयर ओरिजिनल प्लेस टू टेक देम टू लोलैंड्स. वे जो उन टूटी फूटी चट्टानों टुकड़ों व कणों को उनके मूल स्थानों से हटाकर निचले भूभागों में जमा कर देते हैं. Rivers, winds, underground water, glacier and sea waves are the second type of external forces which play an important role to change the shape of the landforms. The first process of this is called a weathering यानी अपक्षय एंड सेकेंड इज द इरोजन साइकिल जिसको अपरदन चक्र भी कहा जाता है. और व्हाट इज द वेदरिंग? Weathering is a local process in which gradation and split of rocks occur at their original places. अपक्षय स्थानीय प्रोसेस है बेटा, जिसमें चट्टानों का विघटन और अपघटन अपने मूल स्थान पर हो जाता है. Mainly weather and season affect the split of rocks. Temperature, rain, hails, fogs and snowfall are the main factor of these seasons. ये सभी मौसम के मुख्य तत्व हैं. सो दिस फोर्सेस ऑल कॉल्ड सीजन्स वेदरिंग फोर्सेस मीन्स ऋतु अपक्षकारी शक्तियाँ सीजन वेदरिंग फोर्सेस कहलाता है. एज सुन एज द रॉक्स कम इनटू कॉन्टेक्ट विद द वेदरिंग, जैसे ही यह मौसम के संपर्क में आते हैं देयर वेदरिंग स्टार्ट. एज यू नो ईच रॉक हैज़ सम सॉर्ट ऑफ मिनरल्स इन इट एंड इट हेल्प्स इन केमिकल रिएक्शन. प्रत्येक रॉक में किसी न किसी खनिज का अंश अवश्य रहता है बेटा, जो रासायनिक परिवर्तन में हेल्प करता है. ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन ए टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ हेल्स. लुक एट द पिक इन बुक्स एंड सी हाउ द रॉक्स ब्रेक एंड देयर डेब्रिज गेट कलेक्टेड एट द सेम प्लेस ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. चित्र में आप देखो, बुक की चित्र में चट्टानों का विघटन होने से उसके टुकड़े गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन फोर्स के कारण वहीं कलेक्ट हो गए. दिन की गर्मी में चट्टानें फैल जाती हैं, द रॉक आर एक्सपेंड एंड रात्रि के जो ठंड है उसमें श्रिंक हो जाती है, विच रिजल्ट इन क्रैक्स और रिफ्ट्स, उसमें तड़कन या दरारें पड़ जाती हैं जो रॉक्स को डिसइंटीग्रेट या चूर चूर कर देती. द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज मैकेनिकल प्रोसेस and while in the erosion process the rocks undergo chemical changes. The entire process is called weathering. Types of weathering. Weathering is the three types: physical weathering, chemical weathering and biological weathering. Of physical weathering, the disintegration of rocks into teeny pieces by mechanical process is called physical weathering. जब कोई चट्टान बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है बेटा, उसको कहते हैं फिजिकल वेदरिंग. सेकेंड इज द केमिकल वेदरिंग. ड्यू टू द chemical changes, lime, gypsum, sulfur, salt rock merge into water or disintegrated, melt or get rusted. रासायनिक परिवर्तन के कारण चूना, जिप्सम, गंधक, सेंधा नमक की चट्टानें जल में घुल जाती हैं या बिखर जाती हैं, गल जाती हैं, जंग खा जाती हैं, जिससे अपना ओरिजिनलिटी स्वरूप जो मूल स्वरूप है वो खो देती है और पानी में घुलकर या चूर्ण होकर नए पदार्थों को बनाती है. इस प्रक्रिया को केमिकल वेदरिंग कहते हैं. द मॉइस्चर एंड रेन प्ले ए वाइटल रोल ऑन इट. बायोलॉजिकल वेदरिंग. The biological weathering occurs due to the activities of vegetation, animal and human beings. The roots or trees enter into the cracks or rocks and split them wide and break up. बायोलॉजिकल जो वेदरिंग है उसमें वनस्पतियाँ, जीव जंतु और मनुष्य द्वारा होती है.
ये वृक्षों की जड़ों या चट्टानों की दरारों में पहुंचकर उसे ब्रॉड कर देते हैं। चूहे, दीमक, चींटी, केंचुए और जो जीव नरम चट्टानों को अंदर से तोड़ते, फोड़ते या घर्षण करते हैं, जिससे और मनुष्य भी कृषि उपयोग भूमि निर्माण के लिए या भवन निर्माण के लिए रॉक्स की तोड़फोड़ करता है, इसे ही बायोलॉजिकल चेंजेस कहा जाता है। अब बेटा आती है इरोजन साइकिल की बात। तो व्हाट इज इरोजन साइकिल? द चेंजिंग एक्सटर्नल फोर्सेस कंटिन्यूसली aid to make the surface flat, and they also work for weathering, transportation and deposition. This is called a erosion cycle. जो भी अपक्षय या वेदरिंग होती है, जो बाह्य शक्ति के कारण होती है, वो धरातों को समतल करने के लिए निरंतर क्रियाशील होते हैं, जिससे कि जो ऊपरी परत है उसका अपरदन, परिवहन या निक्षेपण होता है। इसे कहते हैं इरोजन साइकिल। नदियाँ, हिमानियाँ, पवन, भूमिगत जल और समुद्री लहरें इसके प्रमुख कारक होते हैं। द इरोजन साइकिल, रिवर्स, ग्लेशियर्स, विंड्स, अंडरग्राउंड वाटर एंड सी वेव्स आर द की एजेंट ऑफ लेवलिंग। द सरफेस लेवलिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, स्लो वेस्टिंग एंड रैपिड वेस्टिंग। ये दो प्रकार की बेटा प्रोसेस होती है, जिसमें एक फास्ट होती है और एक होती है मतलब रैपिड होती है। फास्ट होती है और एक स्लो होती है प्रोसेस। The rapid erosion cycle shifted the rock from the original place by rubbing, cutting, peeling, so that high elevated areas gradually decreases. The process is called slow wasting and denudations. The process of shifting the broken or unbroken material downward is called a transportation. The process of deposition of weathered material in low-lying region or a holes is called a aggradation. As long as the weathered material fill up the holes, its height keeps on growing. This process called high wasting. A foundation of running water या cycle. Function of the running water of river. तो बेटा रिवर के क्या क्या कार्य हैं देखो। आपको सभी पता है, द सम पार्ट ऑफ रेन वाटर इवेपोरेट, सम ऑफ इट सिप्स इनटू द अर्थ एंड मोस्ट ऑफ इट फ्लोस डाउन द स्लोप ऑफ लैंड इन नलास एंड रिवर्स. द फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सरफेस बैलेंसिंग. The work areas of river are quite vast. The rivers from its origin to the mouth make different types of landform. The following water of river affect the surface in three ways, which are called the three function of rivers: erosion, transportation and deposition. जिस वर्षा का जो भी भाग है वाष्प होकर वायुमंडल में उड़ता है बेटा, कुछ भाग भूमि के अंदर चला जाता है और कुछ धरातल पे बहता हुआ नदी नालों पहुँच जाता है। यही बहता हुआ जल नदी का रूप लेता है और तल संतुलन का कार्य करता है। नदियों के जल को तीन भागों में जो प्रभावित होता है, मतलब प्रवाहित होता है और धरातल को प्रभावित करता है, उसके तीन कार्य: अपरदन, परिवहन और निक्षेपण। अब फर्स्ट इज द इरोजन. व्हाट इज द इरोजन? इरोजन में क्या होता है? द वाटर ऑफ रिवर बाय इट्स फोर्स टेक्स द ब्रोकन मटेरियल ऑफ रॉक्स डाउनवर्ड. बहती हुई नदी का जल अपनी शक्ति के द्वारा अपने मार्ग आने वाले विखंडित चट्टानी पदार्थों को नीचे की ओर ले जाता है। नदी मार्ग ये पदार्थ वेदरिंग के द्वारा क्रियाओं द्वारा हो जाते हैं। इन्हीं पदार्थों को नदी का भार कहा जाता है, या इन्हीं को दिस मटेरियल आर कॉल्ड द वेट ऑफ द रिवर. ये तीन टाइप्स में होता है, चार प्रकार से होता है: एब्रेशन, सोल्यूशन, हाइड्रोलिक और रोलिंग एंड स्लाइडिंग. अब लैंडफॉर्म मेड बाय रिवर. अब जो रिवर इरोजन होता है उससे कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते? द मोस्ट ऑफ इरोजन फंक्शन हैपन इन द अपर पार्ट ऑफ रिवर. लैंडफॉर्म्स दे फॉर्म गॉर्ज यानी दरारें, महाखड्ड, कैनियंस, वी शेप्ड वैली एंड वाटरफॉल एंड स्प्रिंग्स. तो देखो बेटा, ये सबसे पहला जो चित्र है गॉर्जेस है. तो गॉर्जेस क्या होती हैं? नदी अपने ऊपरी भाग में या जहाँ भी उसका उद्गम हो रहा है या जहाँ से नदी निकली वहाँ ये घाटी को गहरा करती जाती है. इसके वेग के अधिक से चट्टानों के टुकड़े को खुरच के गहरा कर देती है. इसके कारण गहरी गहरी गड्ढाएँ, महागड्ढ, कैनियन का निर्माण हो जाता है. ठीक है. उत्तरी अमेरिका में कोलोराडो नदी का जो ग्राउंड कैनियन है वो विश्व विख्यात है.
देन ए वी आकार की घाटी। बेटा नदी है जो द टारगेट ऑफ रिवर इरोजन इज टू रीच ऑन इट्स बेस लेवल द बेस ऑफ द सी और लेक इन विच द रिवर फॉल इज कॉल्ड द बेस लेवल और ए रिवर इरोजन। द रिवर मैक्स इट्स वैली डीप एंड वाइडन इट्स बैंक इट्स रिजल्ट इन टू वी शेप्ड वैली। नदी अपनी घाटी को गहरा और किनारों को चौड़ा करती जाती है जिससे वी आकार की घाटी का विकास हो जाता है। अब वाटरफॉल्स क्या होते हैं? जलप्रपात। तो वाटरफॉल है व्हेन द रिवर वाटर फॉल्स ऑलमोस्ट वर्टिकली फ्रॉम ए सफिशिएंट हाइट अलोंग द कोर्स ऑफ द रिवर इट इज कॉल्ड ए वाटरफॉल। जब नदी का जल किसी चट्टानी कॉर्नर पर कगार पर ऊपर से सीधा नीचे गिरता है तो वो वाटरफॉल कहलाता है। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन द रिवर शिप द रॉकी मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। This process is called wet bearing. The transportation capacity of river depend on its current, quantity of water, the pebbles and piece of the rocks include in the wet. तो नदी चट्टानों की पदार्थों को एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने साथ बहा कर ले जाती है। इस क्रिया को नदी को द्वारा भार वहन किया जाता है, वेट बेयरिंग कहा जाता है। अब जब नदी की जो ट्रांसपोर्टेशन क्षमता कैसे होगी उसके वेग पे निर्भर करती है, उसकी मात्रा और जो भी सामान है उसके साथ वेट उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे जैसे नदी का वेग बढ़ता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। When the stream comes down from the hills to plain area with the eroded and transported material, the absence of slope gradient causes the river to lose its energy to further carry those transported material. As a result, the load of the river start to settle down, which is termed in position. अब depositional landform due to running water, तो ये है एलोवियल फैंस ऑक्सबो। तो डिपोजिशन होता क्या है बेटा? तो देखो, when a river enter into plain from a hilly areas, its speed decreases as the slope is very mild. Its capacity of wet bearing also decreases. Consequently, the few part of wet start getting deposited in the low part. जब भी नदी पर्वतीय भाग से निकलती है मैदानी भाग में आती है तो मंद ढाल होने से उसका प्रवाह गति धीमी पड़ जाती है ना, और जो भी वो वेट वे बेयरिंग करी उसकी क्षमता कम हो जाती है। इसके स्वरूप कुछ भार नीचे अंश भागों में जमा हो जाता है, इसी को कहते हैं हम कहते हैं डिपोजिशन। अब ये कई प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज द एलोवियल फैन। Alluvial fans, the velocity of river water is reduced due to reduction in the slope when it enters the plain after leaving the mountain, hence the rock material. This is known as alluvial fans or oxbow lake. When river flows across its trends, the speed of the river water slow down and the river does both the work of erosion as well as depositions. अब डेल्टा like an alluvial fan but develop at a different location with चित्र देख लीजिए बेटा। अब एस्चुरी कैसी बनती है? तो व्हाट इज द एस्चुरी? एस्चुरी का मतलब होता है सम ऑफ रिवर डू नॉट फॉर्म डेल्टा ऑन देयर मीटिंग पॉइंट, सच रिवर बिकम वाइडर ऑन देयर मीटिंग पॉइंट विथ सी एंड सी वेव्स स्वीप अवे द वाटर ऑफ रिवर into deep sea. Most of this place remain lower. These are called a estuary. In India, Narmada and Tapti from estuaries at their meeting points. बेटा ये वाला चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आगे इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।